नमस्ते सारे व्यूअर्स को। A warm welcome to the all viewers of the EdStar. This is the last part in our budget making process, जिसमें हमने पार्ट 1 में बजट की जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो समझी, गवर्नमेंट की अकाउंट समझी, बजट के पीछे की फिलोसॉफी क्या वो समझी। इन पार्ट 2 हमने देखा बजट कैसे डिजाइन होता है और बजट के डिजाइन के पीछे जो पैरामीटर्स हैं किन चीज़ों को सरकार फैक्टर इन करती है व्हाइल मेकिंग द बजट। ओके, और बजट डॉक्यूमेंट्स में क्या वो चीज़ें हैं जो आपको देखना चाहिए, जिसके थ्रू बजट की अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। और फिर हमने देखा था पार्ट 2 में कि हाउ द बजट की जो फिलोसॉफी वो आने वाले 25 साल की फिलोसॉफी इंडिया एट 100 के साथ कैसे प्रोपोर्शनेट होकर ग्रो करती हैं, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हर साल बजट जब पेश करती हैं उस वक्त बताती हैं। यानी बजट, यूनियन बजट सरकार की पूरी साल भर की जो लेखा जोखा है, वार्षिक बही खाता, उसके जरिए हम आने वाले 25 साल का जो फ्यूचर है उसके पीछे की जो सोच है सरकार की, वो कैसे पता चले, इसके बारे में भी हमने देखा पिछले वीडियो में। अब लास्ट पार्ट में बजट की जो पूरी प्रोसेस हमने डिस्कशन की शुरू के 2 पार्ट, अब उसकी हम रिव्यू करेंगे कि हमने क्या पढ़ा, क्या समझा और कहाँ से हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या जानना चाहिए। और छोटी सी चीज है, बजट से आम जनता की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बिकॉज जब हम ये समझ लें कि बजट से एक्सपेक्टेशंस लोगों की ये होती हैं, देन हमें ये समझ में आ जाएगा कि बजट के पीछे का रीजन क्या है, बजट क्यों बनाई जाती है। और जब हम बजट पढ़ने बैठेंगे, बजट को समझने बैठेंगे, तब हमारे पास ये दिमाग में होना चाहिए कि हम बजट को क्यों पढ़ रहे हैं। और आई होप कि मतलब पिछले 2 पार्ट्स में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बिकॉज अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप निश्चित तौर पे हमारी जो क्वेरी सेक्शन है या फिर हमारी जो वीडियो है, तो आप उसमें आप नीचे कमेंट्स जरूर दे सकते हैं। आपकी कोई भी सवाल हो रिगार्डिंग वीडियो के बारे में। और मैं फिर से बता देता हूँ कि जो हमने गवर्नमेंट की अकाउंट्स दिखाई थी आपको पहले पार्ट में, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी वो जरूर होगी। ठीक है, सो पार्ट 3 शुरू किया जाए। पार्ट 3 शुरू क्या करते हैं। पार्ट 3 बजट रिव्यू है। ठीक है, so this is the last full budget of the current government before 2024 Lok Sabha election. The focus of the budget will be continuing with macroeconomic stability and fiscal consolidation. Key things that government will be focusing on is growth, then demand, to revive demand and create jobs, then investment, be it through production linked incentive or Gati Shakti. तो हमने देखा कि यूनियन बजट इज मोर टेक्निकली कॉल्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जब आप बजट के बारे में हमने जो पढ़ा अभी, तो उससे एक चीज हमें ये पता चली कि जब भी आप बजट पढ़ोगे, जब भी आप बजट की डॉक्यूमेंट पढ़ोगे, आपको उसमें 3 चीजें रहेंगी हमेशा आपके सामने: रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और गैप, दोनों के बीच, जिसको आप बोलते हो फिस्कल डेफिसिट। Total receipts, that the amount of money that government will raise in the coming year.
total expenditure, amount of money that government will be spending, and फिर the fiscal deficit, the total amount of money that government will borrow from market to plug the gap between what it spends and what it earns. Okay, next, आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए, पिछले साल की बजट के मुताबिक इन इंडिया हर 100 रुपए जो सरकार खर्च करती है उसमें से 2 रुपए जाता है पब्लिक हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए 2 रुपए जाता है, डिफेंस के लिए 10 रुपए जाता है, सब्सिडीज के लिए 12 रुपए जाती है, और सबसे बड़ी चीज इंटरेस्ट ऑन पास्ट लोन्स, उसमें आपका 22 रुपए जाता है। ये आपको मालूम होनी चाहिए, बिकॉज अब हम बजट की पूरी रिव्यू कर रहे हैं प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट, इन दिनों आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, आपने सुना होगा कि जब बजट जो है वो बजट की जो पूरी प्रोसेस है वो टुवर्ड्स एंडिंग में लॉक इन प्रोसेस, बजट की फाइनल स्टेज शुरू हो जाती है, इसमें हलवा सेरेमनी होती है, which marks the final stage of the budget preparation. So मे भी कभी कहीं कोई सवाल मिलते आपको एग्जाम में, या फिर कभी आपकी क्यूरियोसिटी से आपको जानना हो हलवा सेरेमनी क्या है, तो बेसिकली ये बजट की फाइनल प्रोसेस है। और ये जो लॉक इन पीरियड होती है फाइनल स्टेज की, इट एंड्स ओनली आफ्टर फाइनेंस मिनिस्टर गिव्स हर बजट स्पीच इन द लोकसभा। फरवरी 1, 2023 में हमारी यूनियन बजट 2023-24 पेपरलेस फॉर्मेट में रखी जाएगी। बजट सेशन 31 जनवरी से शुरू हो रहा है और लगभग 66 डेज तक का ये पूरा सेशन रहेगा, जिसमें बीच में रिसेस रहेगी और जिसमें आप स्टैंडिंग कमिटीज जो होती हैं पार्लियामेंट की, दे विल एग्जामिन द डिमांड्स फॉर ग्रांट। ठीक है, बजट डॉक्यूमेंट मोबाइल ऐप पे अवेलेबल रहेगी, जिसको आप indiabudget.gov.in वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी बजट की जो भी डिटेल्स है हमने बता दी हैं पहले 2 पार्ट्स में। ये अब आती है बजट के साथ ग्रोथ, नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट ने जो एस्टिमेट्स निकाला था, एडवांस्ड एस्टिमेट्स पहली, उसके बेसिस पे इंडिया की ग्रोथ क्या होती है, क्या हो रही है, तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल लिखी गई है कि रियल जीडीपी के टर्म्स में जो हमारी ग्रोथ है दैट विल बी अराउंड 7%। नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 द ग्रोथ विल बी अराउंड 15.4%, 15%। ठीक है, अब रिव्यू, बजट रिव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर क्या है। इस बजट के जरिए द बिगर मैसेज सरकार क्या देती है, मैक्रो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बजट को लेकर क्या होती है, बजट से हमें आने वाले फ्यूचर का पॉलिसी प्रायोरिटी गवर्नमेंट की क्या है, वो जानने के लिए वी विल बी गोइंग थ्रू सर्टेन statements that has been given by our chief economic advisor श्री नागेश्वरन जी, और जो चेयरमैन है पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के विवेक देबरॉय जी। तो अकॉर्डिंग टू नागेश्वरन chief economic advisor, India would be $5 trillion economy by 26-27 and $10 trillion economy by 2033-34. Okay. India is currently classified as a developing nation. A 7 to 7.5% of real economic growth can make India an upper middle income by 2047 and could become a $20 trillion economy. और आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एट करंट प्राइस एंड एक्सचेंज रेट इंडिया विल बी
$3.7 trillion economy in 2023, maintaining its lead over the UK as the 5th largest economy of the world. ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो by 2030 14 crore peoples in Indian economy will be from middle income class and 1.4 crore high net worth family in economy. ये मैंने इसलिए बताई बिकॉज हमारी जो जीडीपी होती है ना, जीडीपी में जो कंजम्पशन है, फाइनल कंजम्पशन, वो लगभग 55-56% रहती हैं. तो कंजम्पशन बाय द पीपल ऑफ द कंट्री दैट विल बी डिफाइंड बाय द होल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी. आपकी इकोनॉमी ब्रॉडर पर्सपेक्ट में क्या मैसेज देती है, आपका इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है, वहीं से आपकी जीडीपी कैलकुलेशन होती है. एंड जीडीपी कैलकुलेशन से हमने देखी पिछले पार्ट में कैसे बजट की पूरी प्रोसेस को फैक्टर इन की जाती है. दैट्स व्हाई हमने ये मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर आपको दी है. नाउ अब आपको आइडिया होना चाहिए, लाइक 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण आएगा, इकोनॉमिक सर्वे. जब बजट सेशन शुरू होती है तो अब बजट लाने से पहले फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे को रखती हैं. आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे एक वार्षिक दस्तावेज है जिसे मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया जाता है. आर्थिक सर्वेक्षण को आमतौर पर बजट प्रस्तुत करने से ठीक एक दिन पहले संसद में पेश किया जाता है. द इकोनॉमिक सर्वे reviews the economic and financial trends in the nation over the past year. ये important है, past year. The document gives detailed data on all sectors and analyzes the trends in agriculture and industrial production, infrastructure, employment, inflation rate, trade, forex reserve, and other economic areas. This detailed survey helps the government mobilize and allocate resources more efficiently in the union budget and also aids the formulation of strategies for the Indian economy for the coming year. The economic survey also helps policymakers identify the main challenges to the nation's GDP. 1950-51 में प्रस्तुत किया गया पहला आर्थिक सर्वेक्षण था. 1964 तक एक साथ पेश होते थे आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट. However, it was delinked from the budget in 1964 and unveiled in advance in order to provide a context of the latter. ये हमने आपको बजट की जो प्रोसेस शुरू होती है बजट इकोनॉमिक सर्वे से, उसकी हमने आपको क्लियर पिक्चर बता दी. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 1 फरवरी सुबह 11 बजे वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट संसद में पेश करेंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस बार 5वीं बार बजट पेश करेंगी. वहीं मौजूदा सरकार का ये आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा. नाउ हमने आपको फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स दिया, हमने आपको मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर बताई. अभी हमारा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इस मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स से आम लोगों की जानकारी के लिए बजट और इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या हमें सीखना है, क्या समझना चाहिए, क्या मैसेज है, ये जानना जरूरी है. So let's dig into this. The first advanced estimates released by the National Statistical Office showed that GDP in constant prices in financial year 23 was 8.6% higher than the pre-COVID year of financial year 20. In other words,
India had a growth rate of 2.86% per annum in last 3 years. Also, note that pre-COVID year, financial year 20, had a low base with 3.7% growth. Therefore, the need to focus on higher growth in the forthcoming budget, medium and long term, is obvious. यहाँ तक आपको बात समझ में आनी चाहिए। हमारी जो ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी है वो हमने आपको बताई। अब हम इससे क्या चाहते हैं इस ग्रोथ को लेकर, बजट से हम क्या चाहते हैं ग्रोथ को बारे में। द बजट ऑल्सो शुड कीप इन माइंड ग्लोबल हेडविंड्स सच एज जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, growth slowdown in US, Europe and China, spillovers of Ukraine war, high inflation, etc. The good things of earlier two budgets are like clear fiscal deficit numbers, push to capital expenditure and infrastructure, path towards fiscal consolidation. The two main drivers of GDP growth are investment and exports. If India wants to become a developed country by 2047, the investment rate, gross fixed capital formation as percentage of GDP, has to increase to 36% or more, which is currently pegged at around 33%. The PLI scheme may attract some investment. For higher growth of exports, country needs a liberal, stable, consistent trade policy regime. International trade is mostly dependent on global value chains. As champion of global south and leading emerging market development economy, okay, India is one of leading emerging market developing economy. India should not miss the opportunity to leverage China plus one strategy and make India a global manufacturing hub. India has a major advantage of demographic dividend. Apart from raising productivity and boosting private investment, education, skill development call for special attention due to long-term challenge of structural transformation. The challenge ahead is achieving high and sustainable GDP growth, creating sufficient quality jobs, achieve low and stable inflation, and financial stability, and addressing the climate change. COP26, COP27, Glasgow, Sharm el Sheikh has set the agenda to think about the climate change. India gave the Panchamrit in Glasgow, and it is the India under whose deliberations in COP27 Sharm el Sheikh the loss and damage fund was created. So, in upcoming years, addressing the climate change will be a key factor. Now, you should know the forces that shape a budget. बजट जब बनती है किन चीजों को बजट जब बनती है कौन कौन से वो चीजें हैं जो बजट को इन्फ्लुएंस करती हैं। डिमांड्स की बेसिस पे अगर बात की जाए, लोगों की डिमांड होती है लोअर रेट ऑफ टैक्सेशन या फिर हायर रेट ऑफ एग्जेम्पशन। दूसरा, जो फर्म्स होती हैं दे यूज टू डिमांड फॉर हायर या फिर न्यूअर सब्सिडीज, सब्सिडी चाहते हैं, ठीक है, तो सो दैट दे कैन ग्रो। लाइक ड्यूरिंग कोविड उनको चाहिए था वो सब्सिडी अपने आप को खड़ा करने के लिए। और एक तीसरा ग्रुप ऑफ डिमांड होता है विच इज नोन एज फिस्कल रेक्टिट्यूड या फिर फिस्कल प्रूडेंस। ये पहले दो डिमांड के पूरी अपोजिट है। ये चाहते हैं गवर्नमेंट अपनी फिस्कल डेफिसिट को कम करे, ओके,
गवर्नमेंट अपनी फिस्कल डेफिसिट को कम करे, ये इनका डिमांड रहता है। The amount of money that government borrows from the market to bridge the gap between total expenditure and total receipts. All right. तो फाइनली जब बजट बनाई जाती है, पार्ट 2 में हमने प्रोसेस देखी थी, किन फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है वो देखा था, और अल्टीमेटली ये जो 3 फोर्सेस हैं, एक तो टैक्स लोअर टैक्सेशन की जो डिमांड या फिर एग्जेम्पशंस, दूसरी आपको न्यू सब्सिडीज चाहिए, फॉर एग्जांपल ग्रीन सेक्टर में। आज के डेट में अगर ग्रीन इकोनॉमी को हम बढ़ाना चाहते हैं तो सडनली पीपल विल बी लुकिंग फॉर द सब्सिडीज। लाइक ट्रैवल टूरिज्म कोविड के टाइम में पूरी क्रैश कर चुकी हैं, इनको रिवाइव करने के लिए, डिमांड जनरेट करने के लिए सब्सिडीज की डिमांड रहती है। और तीसरी फोर्स होती है जो कहती है कि सरकार अपनी खुद की बोरोइंग तो कम करे, बोरोइंग तो कम करो, बिकॉज जब आपकी सरकार की जो बोरोइंग है, फॉर एग्जांपल अगर सरकार की रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा हो, मान लीजिए रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है, इसका मैसेज क्या है कि सरकार की जो खुद की खर्चा है, खुद सरकार की इनकम से ज्यादा है। इससे होगा ये कि जो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, वो कम हो जाएगा। productive expenditure will come will productive expenditure will be reduced because गवर्नमेंट की ओन एक्सपेंडिचर ज्यादा है। इसलिए लोग कहते हैं कि एक फोर्स है तो कहता है सरकार अपनी फिस्कल डेफिसिट को कम करे। ठीक है, फिर आती है बजट से एक्सपेक्टेशंस। ये लास्ट लेग है, दिस इज द लास्ट लेग ऑफ द पार्ट 3। तो आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड रिसर्च, what our team has noted that going through news and all, India is likely to peg its nominal GDP growth at about 11% in the budget, which is a slowdown from the estimate of the current fiscal due to weak export prospects. The center expects nominal growth of 15.4% for financial year 23. बजट से एक्सपेक्टेशंस की अगर बात की जा रही है, 3-4 मोटे मोटे डिमांड हैं लोगों की। पहली इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रेलवेज, हाईवेज, ये सरकार की फोकस बनी रहेगी। ये हमेशा से सरकार की फोकस में थी और सरकार की फोकस में बनी भी रहेगी, बिकॉज सरकार का ऐसा मानना है कि अगर हम 1 रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में डालते हैं, दैट इन रिटर्न सरकार को 2 या फिर 2 या फिर 2 आइदर रुपीज 2 और 2.5 रुपीज इन रिटर्न सरकार को देती है। Whereas अगर हम 1 रुपए रेवेन्यू अकाउंट के थ्रू डालते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू अकाउंट के थ्रू अगर 1 रुपए जाता है तो वो 1 रुपए सरकार को रिटर्न मिलती है। ठीक है, जो दूसरी चीज है दैट इज द कोविड की पेंडेमिक से हम लोगों ने जो सीखा है, हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर is the priority of the government both at the center and in states level. Similarly, automotive sector may be a booster for electric vehicle segment. There may be a booster for the electric vehicle segment because इंडिया ने अभी अपनी रिसेंटली नेशनली डिटरमाइंड गोल्स को अपडेट किया हुआ है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अभी COP27 में इंडिया ने अनवेल किया था। सो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट is on the topmost agenda of the government. जो तीसरी चीज है एजुकेशन सेक्टर। पिछले दिनों में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लाइक इंडिया ने फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को अपने यहाँ पे ब्रांचेस खोलने के लिए अलाउ किया है और फिर स्टूडेंट्स को मल्टीपल
डिसिप्लिन में एनरोल करने के लिए भी अलाउ की हुई है। these are the these are the agenda set by the government when the national education policy was unveiled in 2020, जो कि कोविड के चलते अब जाके धीरे धीरे रिफॉर्म्स दिख रही हैं। The education which we want to give our future generation is a bit slower. The reforms are a bit slower, but certainly it will give the remarkable change. 6% of the GDP आपकी रिकमेंडेशन है। अब एजुकेशन सेक्टर में 6% ऑफ जीडीपी की सरकार की रिकमेंडेशन रही है। अब वहां तक पहुंचने के लिए आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी लानी होंगी। तो डेफिनेटली government may announcement something important for education sector in line with the new education policy। अब इन दिनों जो न्यूज हॉट रेड कलर की ट्रेंड कर रही हैं वो है 1 in 4 Indians are concerned about the ongoing layoff due to the fear of global recession। तो इन लोगों के लिए सरकार की क्या पॉलिसी रहेगी? सर्टेनली इट विल बी वॉच्ड। लोगों की डिमांड, लोगों की ख्वाहिशें हैं कि सरकार इन लोगों को लेकर क्या सोचती हैं। दीज आर आवर ह्यूमन कैपिटल, और ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड पे इन्वेस्टमेंट के बराबर है। ह्यूमन कैपिटल की को जितना प्रोटेक्ट कर पाएगी सरकार, उतनी सरकार डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेवरेज कर सकती है। और सिंस ग्लोबल रिसेशन, डिक्रीज इन ट्रेड वॉल्यूम्स are the clear indications by various international reports, so there are less chances of reduction of taxes, okay, and that definitely there should be efforts to keep the GDP more than 8%। बाकी देखी जाएगी सरकार की जब बजट लेके आती है 1 फरवरी को, जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पब्लिश करेंगी, देन वी विल अगेन सी कि हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हमने क्या सोचा था और बजट में हमें क्या मिला है। हमारी एक्सपेक्टेशंस ये नहीं कहते कि यही होगी बजट में। हमारी एक्सपेक्टेशंस का मैसेज ये है कि जब आप लोग बजट पढ़ें तब आपके दिमाग में ये नोशन आप लाके ना बैठें कि बजट तो एक नॉर्मल गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट है। ये एक्सपेक्टेशंस से हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप इन डोमेन में जाकर सोचें कि बजट पढ़ने के पीछे की फिलोसॉफी क्या है। सिंस एडस्टार इज एन एडटेक प्लेटफॉर्म, सो एट लास्ट एजुकेशन सेक्टर में बजट से क्या डिमांड है, दैट वी विल ब्रीफली रिविजिट इनटू इट। इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड अपस्किलिंग इज द मस्ट, बिकॉज वो जरूरी है, बी इट थ्रू प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, फ्यूचर स्किल्स प्राइम, implementation and audit task forces, then नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर क्लियर कट पॉलिसी रोड मैप होनी चाहिए। मनोदर्पण स्कीम should be enriched. Research and development is the top priority in education sector nowadays after post COVID, okay। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की कुछ फंड आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगानी पड़ेगी, जिसमें जिसमें एक कॉमन पूल होगी ऑफ साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। और ये कॉमन पूल का जो मॉडल है, दैट विल बी एस्टैब्लिश्ड in higher education institutes with equal participation of every stakeholder, and this will impart a major boost to R&D in multiple disciplines across country. Research and better equipment should be priority also। रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो करोगे लेकिन बेटर इक्विपमेंट भी चाहिए। कोविड क्राइसिस हैज
clearly demonstrated the importance of universal primary health care in public sector, increasing the GDP spend from 1.7% to 6%. ये इंपॉर्टेंट है, अभी हमने बताई। वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस रहेगी सरकार की और रहनी भी चाहिए, और ये तभी ज्यादा रेलिवेंट हो पाएगा जब सेकेंडरी लेवल एजुकेशन in the vocational space is linked to the higher education. EdTech sector को incentives मिलनी चाहिए, because ultimately they are today equipped with technology, upskilling, reskilling the students with new age skills like AI, machine learning and all. And by 2030, India will have the largest pool of working age population globally. So we need to ensure that the youth are truly employable. All right. Finally, conclusion है ये. So conclusion में the idea behind whole this series मैं आपको बताना चाहूँगा, और बजट एंड इंडियन इकोनॉमी से क्या मैसेज है I would like to convey to you. Indian economy is doing the best among the world. ये मैं आफ्टर कोविड की बात कर रहा हूँ. Finally, following the idea of maximum governance, minimum government, the budget 23-24 is about not entitlement but empowerment. I again repeat, the budget 23-24 is about not entitlement but empowerment. Finance Minister has stressed upon, rather than to feed fish, enabling the citizens to catch fish. As former RBI Governor C. Rangarajan mentioned recently, India has no choice but to grow fast given the present level of per capita income. The role of states is equally or more important in raising growth and jobs. So here our part 3 ends. At the end, you will find various the glossary of key terms that you will be listening throughout this whole month of budget. You can refer to these terms, you can refer to these PPTs that will be uploaded in the website, and even the link will be provided to the post regarding this budget making process. आप इसको यूज कर सकते हैं. इसमें सारी जो की टर्म्स हैं बजट को लेकर उसको डिस्क्राइब की गई हैं. एंड एट लास्ट, थैंक यू टू माय फेलो व्यूअर्स. आप सबकी जो सपोर्ट है उसके वजह से आज हमने ये पूरी जो सीरीज को कंप्लीट कर पाया है, और आप लोगों ने जो भरोसा दिखाया है हम पे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. हम ऐसे ही आने वाले दिनों में जो रोज़मर्रा की इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एग्जाम्स पर्सपेक्टिव, या फिर जो आप एक आम आदमी को जाननी चाहिए बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स की सब क्लेम करते हैं लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई जिक्र नहीं करता. और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपका सबसे पहला ड्यूटी तो यही है कि आप अपने देश को जाने, देश की पॉलिसी को जाने. दैट्स वाई हमने सोचा था कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट से पहले एटलीस्ट लोगों को ये तो बताएं कि बजट होती क्या चीज़ है, बजट की पूरी प्रोसेस क्या है. एंड नाउ वी होप दैट we have covered each and every aspect of the whole budget making process in a lucid, crisp, short and simple manner. That's it from today. Here ends the whole series of the budget making. Thank you again. Let's have a good day. Bye bye.